हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविक्स क्लास। हम अपनी पिछली कक्षा में सिविक्स क्लास में इंटरव्यू मेथड स्टार्ट कर चुके हैं। इंटरव्यू मेथड क्या होता है ये हमने जान लिया है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कि इंटरव्यू कितने प्रकार से लिए जाते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, फिर अनौपचारिक के बहुत सारे आगे पार्ट्स थे। उद्देश्य के आधार पर अलग थे, कार्यशैली के आधार पर अलग, समय के आधार पर अलग और संख्या के आधार पर अलग। आज हम उसी टॉपिक को अपने इंटरव्यू इन सिविक्स नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार इस टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेप्स की, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू कि इंटरव्यू जब लिया जाता है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कौन कौन से सोपानों का उसमें पालन किया जाता है। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप्स या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सोपान या चरण। तो इसमें 3 सोपान या चरण हैं। यहां पे होगा योजना का निर्माण, फिर उसके बाद योजना की क्रियान्विति, और लास्ट में योजना का मूल्यांकन। तो ये 3 मेन स्टेप हैं जो फॉलो किए जाते हैं साक्षात्कार लेते समय या साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लेते समय, उसका यूज करते समय आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ज्यादा गैप छोड़ा है, आपके माइंड में भी आया होगा कि ये सही नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसके मैंने सब पॉइंट्स लिखने हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा वो है योजना का निर्माण करना। देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। बिना योजना के तो सफल होने का जो रेशो रहता है या जो परसेंटेज रहती है वो बहुत ही कम रहती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, योजना बना करके चलते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो योजना बनाना बहुत ही जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। तो यहाँ पे भी इस मेथड को यूज करते समय आप क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। यहाँ पे योजना का निर्माण, प्लानिंग होगी, फिर उस प्लानिंग पे काम कहाँ होगा, यहाँ सेकेंड स्टेप में योजना की क्रियान्विति, मतलब अब हम काम कर रहे हैं हमारी बनाई हुई योजना पे, और यहाँ पे फिर हम योजना का मूल्यांकन करेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में हमने योजना बनाई थी उसको फॉलो करने में हम कितने सफल हुए हैं। जिस काम को लेकर के, जिस काम को पूरा करने के लिए हमने इस मेथड को यूज किया था, क्या वो हमारा काम या हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य पूरा हो पाया है या नहीं हो पाया। इसे चेक करेंगे हम मूल्यांकन के स्टेप में, यानी थर्ड स्टेप में, योजना के मूल्यांकन में, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत जब योजना का निर्माण किया जाता है तो बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, और वो चीजें कौन कौन सी हैं अब उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहली चीज जिसका ध्यान रखा जाता है, विषय या उद्देश्य का चयन, ठीक है। जब योजना बनाई जाएगी तो जो सबसे पहला काम किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, विषय का यानी सब्जेक्ट का, टॉपिक का या फिर ऑब्जेक्टिव का हम चुनाव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आखिर हम इंटरव्यू मेथड किस काम के लिए, किस उद्देश्य से यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम जो है निर्धारण कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा विषय या उद्देश्य का चयन। अगले स्टेप में क्या करेंगे और क्या प्लानिंग करेंगे, किस चीज की करेंगे। तो दूसरे स्टेप में जो चीज हमने देखनी है वो है साक्षात्कार। हेतु
हेतु उद्देश्य का निर्धारण। ठीक है, साक्षात्कार हेतु उद्देश्यों का निर्धारण। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ऊपर भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं और नीचे भी उद्देश्य लिखे हैं, तो आप इन दोनों में देख लीजिए। यहाँ पे तो आपने मेनली यानी जो आपका टॉपिक है जिसके लिए आप ये मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, ये मेथड यूज कर रहे हो, कौन सा, इंटरव्यू मेथड। मेन पर्पस मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था, ये एक मेथड है जिसे यूज किया जाता है। इसकी जगह पे कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो क्या रहा, यहाँ पे तो हमने जो मेन हमारा जो पर्पस था उस पे बात की है। और यहाँ पे अगर जब हम सिलेक्ट कर चुके हैं कि हमने कौन सा मेथड यूज करना है, हमने इंटरव्यू मेथड यूज करना है, तो अब उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे उसके उद्देश्यों का निर्धारण हो रहा है। दोनों को अलग अलग करके समझ के चलना। उसके बाद जो थर्ड बिंदु है वो है साक्षात्कार हेतु उचित व्यक्ति का चयन। साक्षात्कार हेतु उचित व्यक्ति का चयन। उचित व्यक्ति का मतलब जो कैपेबल है, ठीक है। अब देखिए ये जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम साक्षात्कार क्यों करते हैं, नियुक्ति देने के लिए करते हैं। अनुसंधान से रिलेटेड अगर हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंटरव्यू लेते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, आप सामने वाले की समस्या का निदान करने के लिए हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इस तरह से ये साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति वो जरूरी नहीं एक ही होगा, बहुत सारे। अब नियुक्ति के लिए आप देखिए जब हम साक्षात्कार करते हैं तो नियुक्ति जो है कितने सारे लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कैपेबल लोगों का चुनाव करोगे, चाहे वो कितने भी हों। एक क्राइटेरिया रखा जाता है ना, जैसे मान लीजिए पहले उनका कोई प्री टेस्ट लिया गया, फिर उसके बाद उनकी कोई मुख्य परीक्षा ले ली गई, मेन एग्जाम ले लिया गया, और उसके बाद इंटरव्यू रखा गया। तो पहले जिसने प्री टेस्ट में जितने नंबर चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे, वो लिए, फिर उसने मेन दिया, फिर मेंस में उसने वो रिक्वायर्ड नंबरिंग जो है वो वहाँ क्वालिफाई किया, तब उसके बाद उसका इंटरव्यू में नंबर आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे वो एक व्यक्ति है चाहे वो ज्यादा व्यक्ति है, ये डिपेंड कहाँ करता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा इंटरव्यू है, ये नियुक्ति के लिए दिया जा रहा है या सामने वाले की समस्या का समाधान निकालने के लिए दिया जा रहा है। अब अगर सामने वाले की समस्या का समाधान निकालने के लिए किया जा रहा है तो इसका मतलब वो इंटरव्यू कैसा होगा, वो इंटरव्यू तो केवल एक व्यक्ति का ही लिया जाएगा जिसकी समस्या है। तो यहाँ पे आपने अपने माइंड में लेकर के चलना है कि वो व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चुनाव करना है साक्षात्कार के लिए व्यक्तियों का। जो हमारा अगला बिंदु है उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्वीकृति लेने, फोर्थ बिंदु है, ठीक है। साक्षात्कार देने वाले की पूर्ण सहमति, ठीक है। यहाँ पे हमें साक्षात्कार देने वाले की सहमति लेनी जरूरी है। ये मैंने इधर से इधर लिख दिया, अब ये सेकंड में नहीं आएगा, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये फर्स्ट के ही पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, साक्षात्कार जो देने वाला व्यक्ति है उससे पूर्ण सहमति लेनी है कि क्या वो साक्षात्कार देने के लिए सहमत है या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि हमने जो है अचानक से उसे बुलाना है और उसका इंटरव्यू ले लेना है, नहीं, उसे पता होना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है साक्षात्कार का। अगर आप बालक की समस्या का समाधान करने के लिए उसका इंटरव्यू ले रहे हैं तब आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आप उसे नहीं बताएंगे, उसकी सहमति नहीं लेंगे, ठीक है, तब नहीं लेंगे। क्यों?
तब हम अगर उसकी सहमति लेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपनी विचार अभिव्यक्ति खुल करके नहीं कर पाएगा। तो इसके चलते हुए हम उसे नहीं बताएंगे। अदरवाइज किसी भी पर्पज से इंटरव्यू लिया जाए तो हमें हमेशा ही साक्षात्कार जिसका हम ले रहे हैं उससे पूर्ण सहमति लेनी ही लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्नावली का निर्माण। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नों की सूची, प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्न प्लस धन आवली क्या हुआ, तो बनी प्रश्नों की सूची। तो प्रश्नों की सूची तैयार करनी है। कौन से प्रश्नों की सूची? वो प्रश्न जो हम इंटरव्यू के दौरान सामने वाले से पूछेंगे। ठीक है, वो प्रश्न यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, ये प्रश्नावली और ये इंटरव्यू दोनों ही मेथड्स हैं, दोनों ही मेथड्स हैं। कैसे ये दोनों ही काम किए कर सकते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे हम प्रश्नों की सूची बनाते हैं और इंटरव्यू के लिए उन प्रश्नों को पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्नावली किसके लिए काम कर रही है? इंटरव्यू के लिए काम कर रही है। अगर स्वतंत्र रूप में देखें तो ये दोनों ही मेथड्स हैं। ये एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए ये क्या है, ये प्रश्नों की सूची है। मान लीजिए मैं कोई रिसर्च करती हूँ, रिसर्च में मैंने आपको बताया था क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं, तो मैं चेक कर रही हूँ कि बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी टीचर ट्रेनर्स जो होते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग्स की क्या अभिवृत्ति रहती है, जो इनकी टीचिंग प्रैक्टिस होती है, यानी उसमें इनका क्या रहता है, एटीट्यूड क्या रहता है, इनकी सोच क्या है उसके बारे में, क्या इनको कुछ सीखने को मिलता है उससे या उनको सीखने को नहीं मिलता, या फिर वो इसको ऐसे ही समझते हैं कि ये तो फॉर्मेलिटी है या क्रिटिसिज्म लेसन है उनका, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क मान लीजिए, तो इससे उनको वास्तव में कुछ सीखने को मिलता है या वो इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह मानते हैं। तो मैंने ये एटीट्यूड चेक करना है टीचिंग प्रैक्टिस टीपी के प्रति उनका। तो सबसे पहली बात तो बीएड करने वाले इंडिया में इतने सारे लोग हैं, मैं इस साल कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो आप क्या मानते हैं कि क्या मेरी पहुंच इस एक साल के अंदर जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं उन तक है? इंडिया के अंदर इतने सारे लोग एक साल में बीएड कर रहे हैं, क्या मैं सब तक पहुंच सकती हूँ? नहीं पहुंच सकती। मैं इसके लिए क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी, कुछ ऐसे समूह का चयन कर लूंगी जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करे। इसे ही तो सैंपल कहते हैं। आप एक सीधी तरह से समझिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए, करवाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है या लैब टेक्नीशियन क्या करता है, थोड़ा सा ब्लड निकालता है ना, और उससे ही हमारे बॉडी का फुल जो ब्लड है वो चेक हो जाता है। तो वो क्या लेता है, सैंपल लेता है। वो जो सैंपल है वो हमारी फुल बॉडी में जितना भी ब्लड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसी तरह से जो आपका सैंपल होगा यहाँ पे आपकी रिसर्च में, वो भी क्या करेगा, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा, संपूर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगी, मैं सभी बीएड टीचर ट्रेनिंग्स के पास जाने की बजाय कुछ सैंपल ले लूंगी। मान लीजिए मुझे ये लगता है कि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कुछ, एक तो पहले मैं उनको करूंगी, उनको दो भागों में डिवाइड करूंगी, जैसे बॉय और गर्ल में, यानी बीएड प्रशिक्षणार्थियों में बॉय, और जैसे मैंने 500 का सैंपल लिया तो 250 मैं गर्ल्स लूंगी और फिर मैं उसके बाद 250 ही बॉयज लूंगी। और एक दूसरा क्राइटेरिया तैयार करूंगी, कुछ बच्चे गांव से आते हैं और कुछ बच्चे शहर से आते हैं। तो अब मैं आगे क्या करूंगी, आगे फिर उनको डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मैंने वहां पे 125, जैसे मैंने गर्ल्स ली थी 250, बॉयज लिए थे 250। अब मैं क्या करूंगी, 125 उनमें से मैं ग्रामीण गर्ल्स लूंगी, यानी कि जो रूरल एरिया से गर्ल्स आती है उनको रखूंगी। ठीक है, और इधर
125 जो शहर से, सिटी से बिलोंग करती हैं उनको। ऐसे ही पोए में कर लूंगी, ग्रामीण और शहरी। तो इस तरह से मैं 125 ग्रामीण लड़कियों से सारी सूचनाएं प्राप्त करूंगी और 125 ग्रामीण शहरी लड़कियों से पूछूंगी, 125 ग्रामीण लड़कों से पूछूंगी और 125 शहरी लड़कों से पूछूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं वो जो 500 का सैंपल तैयार करूंगी, उनसे जो जानकारियां लेकर के आऊंगी, वो सारी की सारी वो संपूर्ण बीएड प्रशिक्षणार्थियों को रिप्रेजेंट करने वाली जानकारियां होंगी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं जानकारियां लेके कैसे आऊंगी? मेरे तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कैसे? क्या मुझे कोई मेथड नहीं चाहिए इसके लिए? तो मेथड है ना, चाहे तो मैं इंटरव्यू कर लूं उनके से जाकर के, ठीक है, डिपेंड करता है ना टॉपिक कैसा है। तो या तो मैं इंटरव्यू यूज कर लूं या तो मैं प्रश्नावली भरवा लूं। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है वो जरा से समझ लीजिए। इंटरव्यू में मुझे जाकर के उनसे पर्सनली मिलना पड़ेगा और इंटरव्यू लेने से पहले ये तैयार करनी पड़ेगी प्रश्नावली कि उनसे मैं कौन कौन से प्रश्न पूछूंगी। और अगर इसका यूज करती हूं तब मैं क्या करूंगी? तब मैं प्रश्नों की सूची तैयार करूंगी और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको डाक के माध्यम से भेजा जाता है। इसका एग्जैक्ट यूज कैसे किया जाता है, इसको डाक के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें व्यक्ति आपके आमने सामने नहीं होता प्रश्नावली का जब आप प्रयोग करते हैं। अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो आप प्रश्न तैयार करेंगे और फिर स्टूडेंट के पास कैसे भेजेंगे? डाक से भेजेंगे। बच्चा उसको खोल लेगा, और प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो हाँ या नहीं में होते हैं। ठीक है, और जब व्यक्ति आपके सामने नहीं होता है तो इसका मतलब उसको किसी चीज का भय नहीं है। ठीक है, और वो क्या करेगा? एकदम बी फ्रैंक होकर के अपना जो भी उत्तर हाँ होगा या ना होगा उन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी आंसर देना होगा वो दे देगा और उसको वैसे ही बंद करेगा और वापस से आपके एड्रेस पे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे गोपनीयता बनी रहती है, इससे गोपनीयता बनी रहती है। उस स्टूडेंट ने क्या उत्तर दिया किस प्रश्न का किसी को नहीं पता होता, केवल प्रश्नावली भेजने वाले को और प्रश्नावली भरने वाले को इसके बारे में पता होता है, किसी तीसरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अगर आप प्रश्नावली नहीं यूज कर रहे हो, वहां पे आप इंटरव्यू मेथड का यूज कर रहे हो, तब भी आप क्या करेंगे? इस इंटरव्यू के लिए इस प्रश्नावली को तैयार करेंगे। प्रश्न तो चाहिए ना, इंटरव्यू में क्या किया जाता है? इंटरव्यू में प्रश्न ही तो पूछे जाते हैं, साक्षात्कार और कैसे होता है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे? प्रश्नावली का निर्माण करेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उसका मेथड क्या है और प्रश्नावली कैसे भरवाई जाती है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। और जब प्रश्नावली भर करके आपके पास वापस आ जाएगी, मान लीजिए आप इसी मेथड को यूज कर रहे हैं, सैंपल आपके पास है, सारा कुछ आपके पास है, आपने इस मेथड का चुनाव किया है, प्रश्नावली भरवा ली है, अब आप क्या करेंगे? प्रश्नावली को चेक करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या रहते हैं, कितने % लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कितने % लोग क्या कहते हैं, और उसके आधार पर आपका जो अनुसंधान है उसका रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, वो तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो बात वहाँ पे आपको समझ में थोड़ी बहुत तो आई होगी कि किस तरह से कोई रिसर्च की जाती है। अब वापस से यहाँ आ जाओ। इस बिंदु में हम क्या करेंगे? जब हम उद्देश्य का चयन कर चुके हैं, यानी सब्जेक्ट का हम चूज कर चुके हैं उसको, फिर हम उद्देश्यों का निर्धारण कर चुके हैं, फिर हम उचित व्यक्ति का चयन कर चुके हैं, किसका इंटरव्यू लेना है हमें पता है, उस व्यक्ति से हमने उसकी सहमति ले ली है, उसने कहा कि मैं तैयार हूं अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो यहाँ क्या किया जाता है? प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। प्रश्नावली का निर्माण करने का मतलब यहाँ पे प्रश्नों की सूची तैयार कर ली हमने कि हमने साक्षात्कार के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्नावली पर सहमति की प्राप्ति। अब देखिए, फिर से वही बात करूंगी कि डिपेंड करता है कि इंटरव्यू किस उद्देश्य से लिया जाए। अगर आप प्रश्न बालक की समस्या का या सामने वाले व्यक्ति की समस्या का
समाधान करने के लिए ले रहे हैं, तब आप उसे प्रश्नावली नहीं दिखाएंगे। नहीं तो जो आंसर्स आएंगे वो आर्टिफिशियल आंसर आएंगे, ओरिजिनल आंसर्स नहीं आएंगे। और अगर आप अपनी रिसर्च के लिए ऐसा कर रहे हैं, अनुसंधान के लिए साक्षात्कार मेथड का यूज कर रहे हैं, इंटरव्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, तब भी आप ऐसा नहीं करेंगे। नहीं तो फिर रिसर्च सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमें तो रियल वास्तविकता जो है उस तक पहुंचना है, रियलिटी तक पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर आपका जो साक्षात्कार है वो इन उद्देश्यों से परे है, तब आप क्या करेंगे, तब आप प्रश्नावली पर सहमति प्राप्त करेंगे। समस्या का समाधान करने वाला नहीं है, अनुसंधान से रिलेटेड नहीं है, या फिर केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है, तब आप क्या करेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगे। आप क्या करेंगे, प्रश्नावली पर सहमति लेंगे। किसकी? साक्षात्कार देने वाले की सहमति। अब आप उसे प्रश्न क्यों दिखा रहे हैं? रीजन प्रश्न दिखाने का, ताकि बच्चे को या सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई प्रश्न अनकंफर्ट करता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाहता, उसका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तब क्या किया जाता है, इसीलिए इस पर्पज से उसको ये दिखाई जाती है, ताकि वो उसको अगर कट करवाना चाहे, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहे, तो वो कह सकता है कि इस प्रश्न को आप काट दीजिए, मैं इसका कोई आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हमने साक्षात्कार देने वाले को कंफर्ट रखना है, अनकंफर्ट नहीं होने देना। तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि हम क्या करें, हम उसको प्रश्नावली दिखा दें कि ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिससे कि वो अलर्ट रहे उनके आंसर्स के बारे में, और कह सकते हैं कि वो अनकंफर्ट नहीं हो। बिल्कुल जो क्वेश्चन उसको सूट करते हैं, उसकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हुए, जो उसको क्वेश्चन लगते हैं कि वो उसका आंसर दे सकता है या देना चाहता है, केवल यही प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली दिखा करके उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी। अब क्या करेंगे, दिनांक समय समय स्थान अवधि का निर्धारण। दिनांक, समय, स्थान और साथ में अवधि का निर्धारण। ठीक है, दिनांक कौन सी डेट को, कौन सी दिनांक को इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके बारे में फिक्स किया जाता है। दिनांक फिक्स की जाएगी, समय क्या रहेगा ये फिक्स किया जाएगा, स्थान कौन सा रहेगा ये फिक्स किया जाएगा, और अवधि कितनी देर तक इंटरव्यू चलने वाला है इस पर बात होगी। इसको फिक्स किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाएगा। अब इस बिंदु का कर लिया ना, इसके बाद जो लास्ट बिंदु है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसी का ही लास्ट बिंदु ऊपर लिख रही हूँ, सेम ही है, कुछ नहीं, सहमति लेनी है। दिनांक, समय, स्थान, अवधि पर साक्षात्कार देने वाले की पूर्व सहमति। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सहमति लेनी है कि जो डेट, जो टाइम, जो आपने डिसाइड किया है, समय, जो अवधि, जितनी अवधि तक वो इंटरव्यू चलने वाला है, क्या वो साक्षात्कार देने वाले को सूट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता, उस टाइम पे वो फ्री नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसको डेट्स में अगर उसको चेंज चाहिए तो चेंज कर सकते हैं उसकी सुविधा के अनुसार। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इंटरव्यू में, इंटरव्यू देने वाला इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको पूरी प्रेफरेंस दी जाती है, उसको ये सबसे चीज़ों से अवगत कराया जाता है। उसको समय, उसको दिनांक, उसको स्थान, उसको अवधि सूट नहीं करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, 8 पॉइंट्स, ये आएंगे योजना के निर्माण में।
योजना के निर्माण में विषय का चयन करेंगे, उद्देश्यों का चयन करेंगे, उसके बाद उचित व्यक्तियों का चयन करेंगे, फिर उसके बाद साक्षात्कार जो देने वाला है उससे पूर्ण सहमति लेंगे कि क्या आप साक्षात्कार देने के लिए तैयार हैं, क्या आप इसके लिए सहमत हैं या नहीं। फिर प्रश्नावली, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकते हो, ठीक है। प्रश्नावली का फिर निर्माण होगा, प्रश्नों की सूची तैयार होगी, उसे दिखाया जाएगा साक्षात्कार देने वाले को, उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी, उसके बाद दिनांक, समय, स्थान, अवधि निर्धारित किया जाएगा और उस पर भी सहमति ली जाएगी साक्षात्कार देने वाले की। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है योजना की क्रियान्विति, तो जो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्लान्स जो यहाँ पे बने हैं उस पर काम किया जाएगा योजना की क्रियान्विति में। और इसमें भी सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो पूरा का पूरा जो औपचारिकता जो निर्वाह करना है, यानी बैठने की व्यवस्था है या जो भी कोई फर्नीचर वगैरह चाहिए उस कमरे के अंदर जहाँ पे साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो वहां पे सारी की सारी व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद इन सारे स्टेप्स पे काम करते हुए अच्छे से इंटरव्यू लिया जाएगा। लास्ट बिंदु में क्या होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, कि क्या जिस पर्पस से हमने इंटरव्यू लिया था वो हमारा पर्पस कंप्लीट हुआ है या नहीं, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई, तो इस पर बात की जाएगी, ठीक है। या इस पर हम क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये 3 स्टेप है इंटरव्यू के। साक्षात्कार जब लिया जाता है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में ये सारे सब पॉइंट्स थे, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही इंटरव्यू मेथड के बारे में। अभी ये टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर इसके गुण, दोष और इसके साथ साथ ही सिविक्स के अंदर, जो कि हमारे टॉपिक में भी दिया हुआ है, इंटरव्यू इन सिविक्स, नागरिक शास्त्र में साक्षात्कार, तो इस पर भी हमने बात करनी है कि किस तरह से नागरिक शास्त्र में ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जिन पर इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब हम जानेंगे अगली कक्षा में। तो अब मिलेंगे अगली कक्षा में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।